अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो जिसको नॉलेज गेन करना है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आप एक सही जगह पे हो मेरे दोस्त। प्लीज़ एंजॉय दिस क्लिप। आई वांट टू टॉक अबाउट जो बुक में आपने लिखा था कि ड्रग्स मेनास एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन, इट इज काइंड ऑफ गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन देयर। तो मुझे पहले सबसे पहले ड्रग्स से पहले भी जानना है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन किस तरीके से घुसा वहां पर, क्यों और वो नॉर्मलाइज हुआ था। देखिए वहां पे जो एक नीतियों में बदलाव आया भारत सरकार की। पहले वहां जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ करती थी। सडनली हाँ। नीति एक बदल गई 90 के दशकों में कि उन्होंने कहा कि हर जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसका 10% जो बजट है वो नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगा। अब बहुत सारा पैसा वहां जाने लगा, वहां उस पैसे को अब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं थी पूरी, तो इस करके लेकिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स बना लिए, कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। जो पैसा आया वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ। गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस बहुत सालों तक और अभी भी काफी हद तक वहां पे रही है। तो चाहे हाँ। वो रोजगार में और चाहे वो तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट जॉब्स, दीज वर टू काइंड ऑफ थिंग्स विच कीप केप्ट पीपल। तो प्राइवेट एंटरप्राइज जैसे बाकी राज्यों में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में उस तरह का डेवलप हो नहीं पाया बिकॉज कई दशकों तक तो वायलेंस था। तो राइट। वायलेंस की भी एक सब कल्चर जो डेवलप हुई उसमें भी जो इंसर्जेंट्स हैं वो भी एक्सटॉर्शन करते रहे। जैसे नागालैंड वगैरह में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे वो अपने ही लोगों से पैसे, सरकारी लोगों से पैसे लेनी शुरू कर दिए उन्होंने। तो इस तरह का कल्चर एक डेवलप हो। जहां तक कि ड्रग्स की बात है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर इतना, जैसे कि मैंने बोला, पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो बहुत सारा एक ड्रग कॉरिडोर है। वो उस एक्सिस पे ये लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट। गोल्डन ट्रायंगल के आजू हाँ, बाजू है ना उसी वो। एक्सिस पे लाई करता है। इस करके बॉर्डर के इलाकों में जो हमारी फोर्सेस हैं वो हमेशा सतर्क रहती हैं कि कहीं ड्रग की तस्करी ना हो रही हो, कहीं आर्म्स की तस्करी ना हो रही हो, इस तरह की चीजों का। और उस पे युवा पीढ़ी पे कैसे दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अगर बेरोजगारी हो खास तौर पे हाँ। हाँ। तो युवा पीढ़ी ड्रग्स की ओर चल पड़ती है और इंसर्जेंसी की ओर चल पड़ती है। तो अब लेकिन जैसा कि मैंने बोला, बहुत उस स्फीयर में बहुत बदलाव आ चुका है। ट्रू। बिकॉज आई वॉज रीडिंग सम रिपोर्ट्स और आई थिंक यूएन ने भी एक रिपोर्ट डाला हुआ है कि वुमेन्स आर ऑल्सो डूइंग ड्रग्स इन नॉर्थ ईस्ट, और उससे कई सारी जो बीमारियां, लाइक वन ऑफ देम वाज HIV भी था उसके अंदर, और बहुत सारे ऐसे लाइक रोग थे कि जिनके जो वो लोग वहाँ के लोग सफर कर रहे हैं उसकी वजह से, बिकॉज दे फॉल इन दैट गोल्डन ट्रायंगल जहाँ पे 90% ऑफ द ड्रग सप्लाई जो होता है वर्ल्ड के अंदर वो इसी तौर से होता है। करेक्ट। एंड सर, माय लास्ट क्वेश्चन, किस तरीके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बढ़ रहा है? बिकॉज द ओनली, मैंने जब देखा बुक के अंदर मैं पढ़ रहा था तो एक अच्छे चेंजेस आ रहे हैं सभी जगहों पे, बट हेल्थ केयर आई फेल्ट दैट कि अभी भी बहुत कम है वहाँ पे। जैसे आपने लिखा था 66,000 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की कमी है वहाँ पर, ट्रेन नर्सेज नहीं है वहाँ पर। सो लाइक दिस आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स which which a state should have, a area should have. सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर किस तरीके से अभी चेंज हो रहा है वहां पे कि लोगों को एटलीस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर, और कई जगह जगहों पे जहाँ पे कैंसर की भी बहुत बीमारियां बढ़ती है, लाइक इन वन ऑफ द स्टार्टिंग पेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर आपने लिखा हुआ है कि मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज्यादा है इन लाइक प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो। सो ये सब चीजें फिर किस तरीके से चेंज हो तो रही है? देखिए, जहाँ तक कैंसर का सवाल है, ये सही है कि वहाँ पे कैंसर इंसिडेंस बहुत हाई है, हाँ। क्योंकि लोगों का टोबैको कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो जो माउथ कैंसर वगैरह, और कई उनकी डाइटरी हैबिट्स, कुछ इलाकों में स्मोक्ड पोर्क वगैरह खाते हैं, जिससे कहते हैं वो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अक्सर लोग या तो कलकत्ता या बम्बई या वेल्लोर इस तरह की जगह जाया करते थे। लेकिन अब आसाम में टाटा ट्रस्ट के साथ मिलके आसाम सरकार ने एक कैंसर ट्रीटमेंट का एक पूरा नेटवर्क बिछा दिया है, जिसमें प्राइमरी स्क्रीनिंग, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज वहाँ बन गई हैं। हाँ। और एक तो और जो बाकी राज्य जैसे अरुणाचल वगैरह है वहाँ पे भी टाटा
मेमोरियल हॉस्पिटल जो बॉम्बे का है उसके साथ मिल करके उन्होंने रेडियोलॉजी और उस तरह की केमोथेरेपी वगैरह की कोलैबोरेशंस उन्होंने डेवलप करी हैं। जहां तक के नॉर्मल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट हेडक्वार्टर्स में तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। चैलेंज है कि बहुत से जो पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ पे दूरगामी क्षेत्र हैं, जहाँ पे बस्तियां इतनी छोटी हैं, मान लीजिए गांव में 50 ही लोग रहते हैं, अब 50 लोगों के लिए, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मान लीजिए पहुंचने में 6 घंटा लगता है, तो कोई भी वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर का रहना अपनी फैमिली के साथ चैलेंजिंग एक प्रोपोजिशन है। उसमें भी कुछ ना कुछ राज्यों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि कैसे लोकल लेवल पे उनको उनकी जो बेसिक हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें उसको एड्रेस किया जा सके। लेकिन ये चैलेंज और स्पेशलिस्ट जो है वो अभी भी है। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट्स वहाँ बहुत कम है हॉस्पिटल में, तो जो हाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो कम है। तो मेरे ख्याल में अब जैसे जैसे डॉक्टरों की तादाद उन राज्यों की बढ़ेगी, तो नेचुरली जॉब्स के लिए वो ना केवल अपने हेडक्वार्टर में रहेंगे, लेकिन दूसरे इलाकों में खासतौर पर जो यंग डॉक्टर्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। राइट, सो आई थिंक पॉपुलेशन ऑफ पीपल बिकमिंग डॉक्टर्स जिस तरीके से बढ़ेगी, आप बोल रहे हो कि स्टेट्स उन्हीं एब्सोल्युटली। स्टेट्स के अंदर, तो हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ता जाएगा। जी। ओके, करेक्ट। If you enjoy this clip, then please like, share and subscribe. It's free.